नमस्कार दोस्तों। नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और दोस्तों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित हूं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आदिकाल से है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर यस टेट हो, या फिर वनडे का अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग एकदम जहाँ भी हैं एकदम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर रज़ाई के अंदर हैं तो बाहर हो जाइए, और अगर सोए हुए हैं तो बैठ जाइए, लेटे हुए हैं तभी थोड़ा सा टेंशन में रहिए, ताकि सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर लेके आया हूँ। ये ऑप्शन वाला नहीं है, केवल वन एक लाइन है, मैं क्वेश्चन है और फिर उसका आंसर है। ठीक है, तो मैं केवल क्वेश्चन करूँगा और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जा रहा है प्रीमियर में, तो आप लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। जब भी आप इसको देखें तब भी आप कमेंट करें, ज़रूरी नहीं कि आप अभी लाइव ही देखें इसको। आप अगर कुछ दिन बाद इसको अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तब भी आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, लाइक भी करिएगा। साथ ही आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आंसर देने से सारे क्वेश्चन और आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में आपके वो सेव होते चले जाते हैं और भूलने की संभावना उसमें कम से कम होती है। तो दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। और एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोस्तों आदिकाल के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में दोस्तों कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है 8। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा। और मैं प्रयास करूंगा इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने पर भी उस पर निरस्ता आने लगती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। यह कथन किसका है। ठीक है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है दोस्तों। तो ये हमारे कथन था, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, जिनको कि शुक्ल भी कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं और कौन है, तो आप लोग जान लीजिए। इसके जो भाषा सर्वेक्षण है, इसके रचयिता भाई कौन है, तो वो हमारे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। 68 छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में हुआ था, जिसके रचनाकार हमारे श्री चंद्रवरदाई थे, जो कि एक मतलब ये भी एक प्रकार से अपूर्ण ही थी। और इसको अगर पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का अगर क्वेश्चन पूछता है कभी कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था, तो चंद्रवरदाई के भाई तो इसके रचनाकार ही थे पृथ्वीराज रासो के। तो पृथ्वीराज रासो के जो पुत्र जो है रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, उनके पुत्र का नाम था जलहड़। ठीक है, जलहड़, ज आधा ल है और हड़। ठीक है, तो जलहड़ ने इसे पूरा किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था, तो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने इसे पूरा किया था। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे, और वो इस प्रकार से है। वो क्या करा भाई कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन आपको पता ही है, इसके रचनाकार हमारे हैं जिनदत्त सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो है पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है। तो पृथ्वीराज रासो भाई किस कोटि का है, तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथा महाकाव्य है। ठीक है, जो जानेंगे, क्योंकि इसमें वीरता पृथ्वीराज चौहान के वीरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए बहुत से विद्वान इसको अप्रमाणिक भी मानते हैं, आप ये भी जानिएगा। तो इसमें चूंकि पृथ्वीराज चौहान के वीर गाथा का वर्णन किया गया है, तो इसे आप वीर गाथा महाकाव्य कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और वो कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ के लेखक भाई कौन है, तो आपको पता ही है, ये बहुत ही फेमस है, और वो है हमारे राम कुमार वर्मा की ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है
वो क्या है? तो वो है विधेयवादी पद्धति को इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति माना जाता है, विधेयवादी पद्धति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? तो राठौड़ारी ख्यात के रचयिता हमारे हो जाएंगे दयाल दास। ठीक है, आप लोग कमेंट भी करते रहे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 है, नाथों में रासायनिक कौन थे? एक भाई नाथ चूँकि 9 है, तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नाथ कितने हैं, तो नाथों की संख्या भाई जो है 9 है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसमें जो 9 नाथ हैं, इसमें से रासायनिक कौन है? तो रासायनिक की अगर बात आएगी तो आप लोग जान लीजिएगा कि नागार्जुन को जो है रासायनिक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि नाथ भाई कितने हैं? 9 हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपतनाथ, मलयार्जुन, ये सब हैं। तो उसमें से जो नागार्जुन है, इन्हें ही रासायनिक की संज्ञा दी गई है, या भी इन्हें ही रासायनिक कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों की स्क्रीन पे। वो क्या कह रहा है कि कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है। तो इन्होंने सभी ने मानी है और रहस्य शब्द से मानी है। ठीक है, रहस्य शब्द से इन्होंने रासों की उत्पत्ति मानी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस कथन है और ये क्वेश्चन कई बार न्यूज़ एंड डेट में भी जो है पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही फेमस है, डेट में हो चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, ये क्वेश्चन बहुत मतलब रिपीटेबल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका ये कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र व रसराह ग्रंथ है। तो भाई ये कैसा ग्रंथ है? तो ये जो है ग्रंथ है दोस्तों गोरखनाथ का ग्रंथ है। ठीक है। और दोस्तों अगला को है, कैमास वध किस रचना का खंड है? तो कैमास वध जो है यह पृथ्वीराज रासो के ही रचना का एक खंड है। ठीक है, कैमास वध। तो अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रचना है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, आपको पता ही होगा आप अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे तो, और वह है दामोदर शर्मा के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनहु कला शशिभान कला 1600 वर्णीय पंक्ति है। तो ये पंक्ति है हमारे चंद्रबर दाई जी की, जो है पृथ्वीराज रासो से है ये। ठीक है। राहुल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता है। तो ये आपको पता है कि ये है रोडा कवि का। और दोस्तों ये जो राहुल बेल है, इस पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार, ये कैसा ग्रंथ है? ठीक है, तो ये दोस्तों आप जान लीजिए, यह एक जो है शिलांकृत ग्रंथ है। ठीक है, शिलांकृत मतलब कि यह एक शिला पर लिखी गई है। क्या है? शिलांकृत ग्रंथ है दोस्तों यह शिला पर लिखी गई है, शिलांकृत ग्रंथ है ये। ठीक है, राहुल बेल। और इसके रचनाकार कौन है? हमारे रोडा जी हैं, किसी बुक में मिलेगा रोडा है, लेकिन मान के चलिए अब इनका नाम जो सही नाम है वो रोडा ही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और वो कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है हमारे स्वयंभू जी को। स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। तो स्वयं को अभिमान मेरु आपको पता ही है कि पुष्पदंत जी अपने आप को स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। आदिकाल को संधिकाल एवं चाणकाल किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट, राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को उन्होंने कहा भाई क्या कहा? संधिकाल और चारणकाल के नाम से इसको जो है पुकारते थे वो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान और दोहा नाम से बांग्ला भाषा से में प्रकाशित किया। तो किसने किया था? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है, वो क्या कह रहा है कि किरान उस सादेन रचना है। तो किरान उस सादेन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे अमीर खुसरो की है रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। और ये अमीर खुसरो ही अपने आप को बोलते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अब जो है हिंदुस्तान की तूती कौन है, तो हिंदुस्तान की अगर तूती की बात आएगी तो अमीर खुसरो जी ही हिंदुस्तान की तूती माने जाते हैं। और ये जो है इन्होंने ही जो है किरान उस सादेन रचना की थी।
ठीक है। और ये भी कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ भी पूछना है वह आप हिंदवी में पूछो, हिंदवी, ठीक है, मतलब हिंदी। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है हमारे विद्यापति की रचना है, जो कि संस्कृत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिठे मणि चरेऊ रिठड़े में चरेऊ। देखिए ये इसका नाम है रिठड़ेमी। ठीक है, रिठड़ेमी चरेऊ, इसके रचनाकार हमारे हो जाएंगे, वो है भाई स्वयंभू जी हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता आपको पता है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? यह विद्यापति की है। और इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। ठीक है, क्या है? अवहट्ट है। भू परिक्रमा के रचनाकार कौन है? भू परिक्रमा के रचनाकार भी हमारे विद्यापति जी ही हैं। ठीक है, जय मयंक जय चंद्रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो जय मयंक जय चंद्रिका के रचनाकार हमारे हो जाएंगे मधुकर कवि जी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ईयाश्रय काव्य की रचना की है। तो ईयाश्रय काव्य की रचना दोस्तों की है हेमचंद्र ने। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जो था जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जल्दी पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक कंटेंट मिले। दुनिया भर के बाद इधर उधर का करने का कोई मतलब नहीं होता है एग्जाम जो है ऐसे इस टाइम में वीडियो बनाते समय, अभी पढ़ाते समय भी। तो मैं केवल आपसे काम की बातें करना चाहता हूँ, इसलिए और काम की बात करता भी हूँ कि समय व्यर्थ न हो और अधिक से अधिक आपका सिलेबस कवर हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? ये हो गया ना? हाँ, ये हो गया। याश्रय काव्य की रचना की है तो हेमचंद ने की है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा, किसने लिखा था? तो सोमप्रभ सूर्य ने लिखा था। अगला ग्रंथ है कि गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? तो गोरखनाथ जी ने हमारे पतंजलि का हठ योग लेकर प्रवर्तन किया, जो है सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो रत्नाकर जोपम कथा दोस्तों हमारे सिद्धों का जो है मानक ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जिमिडोल बिलजई पाड़ी यही तिमि धरणिन लय चित्त कथन है। यह है दोस्तों कढ़पा का। दोस्तों अगला है, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई है, उक्ति किसकी है? ये दोस्तों को है डोम्भिपा की। तो डोम्भिपा में जो है दोस्तों, यह डोम्भिपा नहीं है, यह डोम्भिपा है। ठीक है, छोटी ई होगा, डोम्भिपा। ठीक है, डोम्भिपा ऐसे। ठीक है, छोटी ई, छोटा ओ इसको मतलब इसको कहा जाएगा ह्रस्व कहा जाएगा। तो छोटी ई को यहाँ ह्रस्व बोला जाता है और बड़ी ई को दीर्घ बोला जाता है। उसी तरह छोटा ऊ को भी ह्रस्व बोला जाता है और बड़ा ऊ को दीर्घ बोला जाता है। तो यहाँ पर ह्रस्व ई होगा, छोटी ई होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो इस प्रकार से है। वो क्या कह रहा है कि काआ तरुवर पंच बिडाल उक्ति है। तो काआ तरुवर पंच बिडाल उक्ति हमारे लुईपा जी की है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि सिद्धों की संख्या भाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सिद्धों की संख्या आप जान लीजिए कि 84 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। और अगर ये पूछे कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो सिद्धों में सबसे जो पुराने थे वो थे हमारे सरापा जी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपकी स्क्रीन पे और वो कह रहा है कि अपभ्रंश नाम पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। यह कथन भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। देसी नाममाला किसकी रचना है? तो देसी नाममाला दोस्तों हमारे हेमचंद जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडे ने रासो काव्य की उत्पत्ति मानी है। तो इन जो है तीनों ने मानी है रासक शब्द से। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि रासो शब्द के बारे में भाई आचार्य शुक्ल ने कुछ और कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ और कहा है, नगेंद्र ने कुछ और कहा है। तो जितने भी ये सब कहने वाले हैं रासो का उत्पत्ति किससे हुआ है, किस शब्द से हुआ है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सबका याद कर लीजिएगा, लिख के एक पन्ने पर अलग से इसको नोट्स बनाइएगा और उसको लिख के 2-4 बार पढ़ेंगे, 5 बार रोज़ पढ़ेंगे 2-4 दिन, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई ऐसे क्वेश्चन को याद करने का बहुत सारा तरीका होता है कि जो व्यक्ति उस बारे में बोला है सबका एक जगह नाम लिख लो। जैसे कि एक पेज पे लिख दिया कि रासो के संबंध में जो है पृथ्वीराज रासो के
या रासो शब्द के संबंध में विद्वानों का कथन। ठीक है, तो एक तरफ लिख दीजिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, फिर लिख दीजिए हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, फिर लिख दीजिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, फिर आप लिख दीजिए कि चंद्रवली पांडे ने क्या कहा। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिलती हैं और साथ साथ उसको आप अच्छे से याद भी कर लेते हैं। कभी आगे कभी पीछे ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है याद करने में, लेकिन अगर एक ही कंटेंट एक ही चीज़ से संबंधित कंटेंट अगर आपको एक ही जगह मिल जाएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसको आप एक जगह लिख के याद कर लें, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपको जो भी अंतर समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो क्या है कि हर प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है, तो ये भी वही है, राजयश शब्द से मानी है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो दोस्तों है आपको पता है रसायन शब्द से मानी है। इसमें लिखा है रसायन, कभी किसी बुक में आपको मिलेगा रसायन, तो रसायन हो चाहे रसायन हो बात एक ही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, तो वो है भाई ऐतिहासिकता, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ऐतिहासिक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि यह अनैतिहासिक है, यह प्रामाणिक है या फिर अर्ध प्रामाणिक है या फिर अप्रामाणिक है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन विद्वान मानता है कि पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है, कौन कौन मानता है कि प्रामाणिक है और कौन कौन विद्वान मानता है कि यह अर्ध प्रामाणिक है। ये सारा चीज़ भी आपको एक जगह लिख कर याद होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और वो कह रहा है कि कनकंड चरित्र की रचनाकार कौन है, तो कनकामर मुनि है। कनकामर मुनि ने करकंड का चरित्र लिखा था, कनकंड चरित्र लिखा था या फिर करकंड चरयु लिखा था, एक ही मतलब है। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो वर रुचि हैं। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कई बार पूछा गया चुका है। तो ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार दोस्तों हैं कुशल लाभ जी। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना मिलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ये। और सबसे पहले 12 मासा वर्णन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बीसल देव रासो में जो है मिलता है, जिसके रचनाकार हमारे जो है नरपति नारद जी हैं। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 12 बरिस लव कुकर जीव और तोरे लव जियो सियार, वर्ष 1836 जिए आगे जीवन को धिक्कार, जगनिक ने कहा था। यह जो है उक्ति है जगनिक की। ठीक है, मतलब कि क्षत्रियों के जो है सौर गाथा कस में वर्णन किया गया, आल्हा और उदल के संबंधित ये रचना है। तो क्षत्रियों का कैसा जीवन होना चाहिए, क्षत्रियों का मूल स्वरूप क्या होता है, उसी के बारे में इसको लिखा गया है। तो कहा गया है कि 12 वर्ष ले के ऊपर जिए, मतलब कि 12 साल तक कुत्ता जीता है और 13 जिए सियार, और जो सियार होता है वह केवल 13 साल जीता है। बरिस 18 छत्री जिए, मतलब कि जो छत्री का बेटा होता है वह केवल जो है 18 साल जीता है, आगे जीवन को अधिकार, अगर उससे आगे जीता है तो उसके जीवन में अधिकार है। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद छत्रियों को मर जाना चाहिए। अब इस जो कुछ बच्चे होंगे लोग कहेंगे नहीं कि तो 18 साल को जो जीता है छत्री हो उसका जीवन बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहने का भाव उसका यह है कवि का कि अगर 18 साल का छत्री हो गया है और वह अपने जो है देश के लिए, अपने आन बान शान के लिए, अपने कुल के लिए अगर लड़ता नहीं है तब उसका जीवन जो अधिकार है। ऐसा नहीं कि लड़ाई भाई बना कर अब तू अपने आप कहता है कि नहीं जो है भाई इतना क्षत्रिय हो मन इनका जीवन धिक्कार हुआ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अक्षरशः उसके अर्थ में न जाएँ, उसके पूरे भाव को समझें। और इसके लिए आपको जो है आल्हा खंड पढ़ना होगा, क्योंकि ये आल्हा खंड से ही है ये रचना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो कह रहा है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था। बहुत ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो दोस्तों इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा। दोस्तों हमारा टीजीटी का, पीजीटी का और नेट का बैच चालू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो हमारा नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ 7021, ठीक है, नंबर क्या भाई 7021363862, इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें और इस पर आप समझ सकते हैं, पूरी फी की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही हमसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सारा चीज़ कवर कराया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें और इसे संबंधित लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सबका लाभ हो सके। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से हर हर महादेव, जय श्री राम।